आइए आज सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम अक्सर भारतीय शादियों की चकाचौंध और भव्यता देखते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस चकाचौंध के पीछे छिपे असली आर्थिक गणित को डिकोड करने वाले हैं। एक पारंपरिक शादी को लोन लेकर फाइनेंस करने का सच में क्या असर होता है? चलिए इस पूरी सच्चाई को बहुत ही करीब से समझते हैं। 15 लाख रुपए। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक औसत शादी का खर्च लगभग इतना ही आता है। अब सच कहूं तो ज्यादातर परिवारों के बैंक अकाउंट में इतना सारा कैश यूं ही तो नहीं रखा होता। तो फिर रास्ता क्या बचता है? जाहिर है, इस खर्च को पूरा करने के लिए अक्सर पर्सनल लोन का सहारा लिया जाता है। और बस यहीं से एक बहुत लंबे आर्थिक सफर या यूं कहें कि एक भारी बोझ की शुरुआत होती है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है शादी के वो 3 दिन, धूमधाम, नाच गाना और शानदार जश्न। ये 15 लाख रुपए बस इन 3 दिनों में ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस भारी भरकम रकम को चुकाने के लिए पूरे 5 साल का लंबा संघर्ष, मतलब 3 दिन का जश्न और उसकी कीमत चुकाने के लिए 5 साल का आर्थिक त्याग। क्या खर्च और समय का ये बैलेंस आपको तार्किक लगता है? सोचने वाली बात है। तो चलिए हमारे विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, शादियों का असली खर्च। आइए देखते हैं कि इन 3 दिनों के जश्न को कवर करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसकी असल शर्तें होती क्या हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शादी के लिए 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया गया। इस पर ब्याज दर होगी करीब 12% और चुकाने का समय होगा पूरे 5 साल। अब इसका सीधा असर क्या होगा? इसका नतीजा होगी हर महीने आने वाली एक भारी भरकम ईएमआई, जो कि है 22,244 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बड़ा बोझ है जो एक नए जोड़े की जिंदगी की शुरुआत में ही उनके कंधों पर आ गिरता है। अब आते हैं मासिक बजट के दबाव पर। ये 22,000 रुपए से ज्यादा की ईएमआई आखिर किसी नए जोड़े के महीने भर के बजट को कैसे निचोड़ देती है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए एक हाइपोथेटिकल स्थिति लेते हैं जहां एक कपल की कुल मिलाकर मासिक आमदनी 80,000 रुपए है। सुनने में ये एक ठीक ठाक काफी अच्छी आमदनी लगती है, लेकिन जब इसमें से खर्चे माइनस होने शुरू होते हैं तब असली तस्वीर सामने आती है। तो शुरुआत होती है इस 80,000 की इनकम से। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका वो शादी वाले लोन की ईएमआई, जो सीधे 22,244 रुपए निगल जाती है। फिर आते हैं बुनियादी खर्चे। सोर्स के आंकड़ों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 5,000 रुपए, यूटिलिटीज यानी बिजली पानी के 3,000, एक बेडरूम के रेंट के लिए 2,000 और राशन के लिए 1,000 रुपए। भले ही खर्चे बेसिक हों, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक ईएमआई इस पूरी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले ही साफ कर देती है। तो इन सारे बुनियादी खर्चों और उस भारी ईएमआई को निकालने के बाद आखिर हाथ में कितना पैसा बचता है? सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए। जी हाँ, 80,000 की शानदार कमाई से महीने की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बाकी की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल 17,000 रुपए ही बचे हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और यहीं से शुरू होता है एक समझौता भरा जीवन। आखिर इस बचे हुए छोटे से अमाउंट का रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य पर क्या असर होता है? खुद सोचिए, महज 17,000 रुपए में पूरा महीना कैसे निकलेगा? जिंदगी की बाकी सारी चीजें, जैसे कभी मूवी देखने जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाना, इन सबको इसी छोटे से बजट में किसी तरह एडजस्ट करना होगा। और घूमने फिरने या ट्रैवल की तो बात ही छोड़ दीजिए। सोर्स के अनुसार उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस भारी आर्थिक दबाव की वजह से जिंदगी के कई बेहतरीन अनुभव बस एक सपना बनकर रह जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी कहानी को ही पलट दें? चलिए इस चर्चा में एक नया एंगल लाते हैं और एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछते हैं। क्या इस भारी आर्थिक बोझ को एक शानदार अवसर में बदला जा सकता है? और इसी सवाल के जवाब में आता है हमारा अगला विषय, निवेश का विकल्प। चलिए अब इन्हीं नंबरों को एक बिल्कुल अलग और स्मार्ट आर्थिक रणनीति के नजरिए से देखते हैं। अगर एक अलग और बेहतर रास्ता चुना जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेप 1, शादी के लिए पर्सनल लोन लेने से बचना। स्टेप 2, एक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना। और सबसे अहम स्टेप 3, जो 22,244 रुपए ईएमआई के रूप में बैंक को दिए जा रहे थे, बिल्कुल उसी रकम को हर महीने निवेश करना, वो भी पूरे 5 साल के लिए। ये एक बहुत ही सिंपल सी रणनीति है। अब जरा 5 साल बाद के नतीजों पर नजर डालिए।
ये अंतर लिटरली हैरान करने वाला है। एक तरफ है वो लोन वाला रास्ता, जहां 5 साल तक ईएमआई भरने के बाद अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है और लाइफस्टाइल से तमाम समझौते किए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ, अगर वही पैसा सही जगह निवेश किया गया होता तो उन 5 सालों के अंत में पूरे 18.5 लाख रुपए की संपत्ति बन चुकी होती। सिर्फ एक सही फैसले से भविष्य कितना बदल सकता है, वो यहाँ साफ नजर आ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सिर्फ 3 दिन के जश्न के लिए आने वाले 5 सालों की आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगाना सच में सही है? ये एक ऐसा विचार है जिसे भविष्य की कोई भी आर्थिक योजना बनाने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए।